सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रुको जरा शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास अर्थात मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी जिसके अंतर्गत आपका पेपर का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 टू 1950 आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 यानी जब तक आपका जो भारत देश है वो आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में संविधान लागू हो जाता है, तब तक हमको पढ़ना है। और प्लासी का युद्ध आपको पता होगा 1757 ईस्वी से, तो यहाँ से हमको स्टार्ट करके और 1950 तक यानी कि जब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरता है, भारतीय संविधान लागू होता है, वहाँ तक के इतिहास को हमको बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हमको पढ़ना है। इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास में आपको बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेगी। यानी कि जो प्रश्न होंगे वो यानी कुछ इसमें हमने जैसे कुछ पहले हम चैप्टर्स को समझेंगे, उसके बाद में मैं जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लगाऊंगा आपके। ठीक है, इस चैप्टर से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर चर्चा करूंगा। तो हिंदी और अंग्रेजी में वो सारे प्रश्न होंगे। ओके, चैप्टर 1 के बारे में हमको चर्चा करनी है। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे आज? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चूंकि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आप देखिएगा एक नई विचारधारा का सूत्रपात होता है और मुगल सत्ता जो थी एक प्रकार से जब धीरे धीरे डगमगाना प्रारंभ हो जाती है, वहीं से आप देखिएगा भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रह जाती है, केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है। और केंद्रीय सत्ता के अभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई या फिर और भी तमाम सारे लोग आते गए, आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे लोग आते गए हैं। उन हिसाब से आप देखिएगा तो उसमें सबसे पहले कौन आया, कब, कितने दिन तक रहा, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा वास्को डी गामा से लेकर के जो है अल्बुकर्क हो गया, जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जिसको कहते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा हो गया, ठीक, अल्मीडा हो गया, इन सभी के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा मेरा। वास्को डी गामा का तो पता ही होगा आप सभी को कि ये 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत का स्थान कालीकट वहीं पर पहुंचता है पश्चिमी तट पर। ठीक, तो जो व्यापारिक बंदरगाह है आजकल, तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा ये सब लोग क्यों आखिरकार जो है खोज करने के लिए निकलते रहते थे। क्यों कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, क्यों कहा जाता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी? क्या उससे पहले भारत या उससे पहले अमेरिका नहीं था? थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज करी थी। चूँकि उस समय हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देना चाहूँगा, चलिए मैं थोड़ा सा चर्चा ही कर लेता हूँ। उस समय क्या हुआ था कि जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे वो 3 तरीके के व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे। भारत पर व्यापार करने के लिए या पश्चिमी देशों का जो पूर्वी देशों पर व्यापार हुआ करता था वो 3 माध्यम से हुआ करता था। यूरोप और भारत के बीच का जो व्यापार था वो स्थल और जल मार्गों से हुआ करता था। पहले 2 मार्ग जो थे वो स्थल मार्ग थे और जो लास्ट वाला था वो जल मार्ग था। स्थल मार्ग की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक उत्तरी मार्ग जो कि आक्सस नदी से कैस्पियन सागर से होता हुआ काला सागर तक जाता है, कुस्तुनतुनिया पर जाकर के समाप्त हो जाता है, एक वो मार्ग था। एक दूसरा मार्ग था जो कि मध्यम मार्ग था, जो ईरान और सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर जो है वहाँ तक जाता था। तो इन दोनों मार्ग से होता था। एक तृतीय मार्ग था जिसको जल मार्ग, दक्षिण जल मार्ग कहा जाता था। यह समुद्री मार्ग भारत के पश्चिमी तट से अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर से मिस्र तक जाता था। इसके बाद नील नदी से भूमध्य सागर पर स्थित सिकंदरिया बंदरगाह तक जाता था। तो कुल मिलाकर के ये समुद्री व्यापार इस प्रकार से हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, इस्लाम धर्म का उदय होता है, इस्लाम अपने चरम पर होता है। उसी समय इस्लाम का जब उत्थान हुआ तो क्या हुआ, 7वीं शताब्दी के आसपास में, तो इस्लाम के उत्थान के बाद ईरान, पश्चिमी एशिया और मिस्र, ये सब जो है या अरब, इन सभी का क्या हो गया, इन सभी पर किसका अधिकार हो गया? जो अरब के लोग थे यानी अरबियों का अधिकार हो जाता है ईरान पर, पश्चिमी एशिया, मिस्र पर, इन सभी पर। और इससे क्या होता है कि भारत का और जो यूरोप का व्यापार अभी तक स्थल माध्यमों से हो रहा था, स्थल मार्गों से हो रहा था, वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और जब वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो होता क्या है भाई, इसके बाद क्या होता है, लोग जो है उत्तरी मार्ग का प्रयोग करते रहे, मतलब कि शुरू किया, लेकिन उसमें भी कुछ दिक्कतें आई, व्यापारिक संकटों का सामना करना पड़ा, व्यय ज़्यादा होने लगी। यूरोप और भारत के व्यापार में वृद्धि, एक प्रकार से ज़्यादा लोग जो है, चूँकि भारत में उस समय मसाले बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे
और मसालों के कारण से यूरोप में चूँकि मसाले होते नहीं थे, और चूँकि यूरोप में खेती पाती भी उतनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं होती है, क्यों? चूँकि वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो इसीलिए भारत में क्या था कि वहाँ के लोग क्या करते थे, फ्रिज के रूप में जैसे मांस वगैरह खाते थे वो लोग, तो क्या करते थे, जैसे मांस खाने के लिए जैसे कि कोई बड़ी बड़े पशु हो गए तो उनको उन पर मसाला लगा करके उनको अचार की भांति साज देते थे। जैसे अचार साजा जाता है उस किसी जार में रख करके, वैसे वो लोग पहले पृथ्वी पर गड्ढा यानी कि जो है ज़मीन में गड्ढा खोदते थे, उसके नीचे नमक की परत, उसके ऊपर काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सभी की परत यानी मसाले की परत, बगल से मसाले और नमक की परत, फिर ऊपर से नमक और मसाले की परत लगा देते थे। उसके बाद में मरे हुए पशु को या कोई किसी प्रकार के पशु को उसी में लेटा देते थे। तो एक प्रकार से वो इसको फिर ढक देते थे पत्तियों वगैरह से। फिर क्या था वो कि वो ऐसे बना रहता था, मतलब वो ख़राब नहीं होता था नमक के कारण से, और मसाले से वो क्रिया करके टेस्ट हो जाता था, उसका बढ़ जाता था। लोग अचार की भांति, जिस प्रकार से हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी के साथ अचार का सेवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो लोग अचार की भांति उन जो है मांसों को खाने लगते थे। और मसाला चूँकि लगा था तो टेस्ट हो रहा था, मतलब टेस्टी वो थोड़ा सा बन गया था। तो इस प्रकार से देखिएगा कि क्या ये सब होता था। तो अब चूँकि जो ब्रिटिश के लोग थे, सॉरी जो मतलब कि जो व्यापारिक लोग थे जो खास करके यूरोप के थे, वो भारतीय माल को अब लेने में या उसको भेजने में मंगाने में सक्षम नहीं थे। इस कारण से क्या हुआ कि और इस्लाम धर्म ने एक प्रकार से एकदम से रोक लगा दी। मान लीजिए कि उस पर आए तो ज़्यादा पैसे देने पड़े, इस प्रकार से कई चीज़ें हो रही थी। इसके बाद में क्या हुआ कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज होना प्रारंभ हो जाती है। वास्को डी गामा एक प्रकार से आप सभी को पता होगा, वैसे आप देखिएगा बहुत पहले से सारे लोग खोज करने प्रारंभ करते हैं, लेकिन आप देखिएगा प्राचीन व्यापारिक मार्ग जब बंद हो जाते हैं तो हमने जो है समुद्री मार्ग की खोज करी। इसके कारण में आप लिख सकते हो पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण से दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो गया कि अब जल में भटकने का खतरा नहीं था, ठीक है, ताकि यात्रा को मतलब एक दिशा बताने वाले यंत्र की खोज हो गई। ठीक, ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए लोग अलग अलग देशों में जाने लगे। तो कई सारी चीज़ें हुई है। और स्पेन के नाविक थे कोलंबस, उन्होंने भारत पहुंचने के लिए पश्चिमी मार्ग का अनुसरण किया था और वो अटलांटिक सागर पार करके 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच गए। वो भारत की खोज करने निकला था कोलंबस, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गया। समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत की खोज करना, वैसे भारत बहुत पहले से है, भारत का ये नहीं कि इन लोगों ने खोज करी है। ठीक, इस बात पे लगातार लोग खोज करते रहे और लास्ट में आप देखिएगा जो वास्को डी गामा है वो यात्रा अपनी प्रारंभ करता है। जुलाई का महीना था 1497 ईस्वी में, और जो एक प्रकार से पहुंचता है 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा वास्को डी गामा 20 मई को 1498 ईस्वी को पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये भारत की खोज होती है। जब भारत की खोज होती है उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि व्यापार पुनः प्रारंभ हो जाता है जलीय मार्ग के माध्यम से। उसके वास्को डी गामा ने बहुत अधिक मात्रा में जब यहाँ से चीज़ें पाई, तमाम प्रकार की चीज़ें, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक आया, टहला घूमा। ठीक, इसके अलावा जो है आफोंसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515, ये सब एक प्रकार से वायसराय के रूप में पुर्तगाली बस्तियों के गवर्नर नियुक्त हो जाते हैं ये अल्बुकर्क। इस प्रकार से ये लोग अपनी अपनी नीतियाँ बनाते हैं। ठीक, कुल मिलाकर के ये सब जो है इतिहास में आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको जानना पड़ेगा कि ये सब आए हैं। उसके बाद में ये लोग अपनी नीतियाँ वगैरह बना करके व्यापार वगैरह किया करते थे। धीरे धीरे करके क्या होता है कि तमाम प्रकार के लोग आते रहते, सभी लोगों को पता चला कि हाँ पुर्तगाल के बाद में भारत का, आप देखिएगा पुर्तगाली ये लोग आए। देखिए 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा, सबसे पहले तुर्कों की अगर मैं बात करूँ तो तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के पश्चात विश्व में सामुद्रिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। यानी यहीं से लोग जो है क्या करने लगे, अलग अलग देशों को जाने के लिए, व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने लगे। चूँकि इस्लाम धर्म का एक प्रकार से प्रभुत्व बढ़ रहा था, वो लोग स्थल मार्ग पर कब्जा कर रखे थे और अगर उधर से जाते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता और आने जाने भी नहीं दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि समुद्री मार्गों की खोज लोगों ने प्रारंभ कर दी। इसी श्रृंखला में सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आते हैं। ठीक, जिसमें वास्को डी गामा वगैरह हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद में डचों का प्रारंभ होता है। डच की अगर बात की जाए तो डच लोग आए
उन्होंने डच जो थे अच्छे नाविक थे, अच्छे नाव चलाने वाले थे, उनकी नौसेना बड़ी शक्तिशाली थी। और कुल मिलाकर के डचों के बारे में बात की है तो हॉलैंड नीदरलैंड के जो व्यापारी थे उन्हीं को डच कहा जाता था। 1580 ईस्वी में के जो है पूर्व पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारत जो है और पूर्व की वस्तुएं खरीदते लेते देते रहते थे। इस प्रकार से क्या होता है कि बाद में ये लोग भी चलना प्रारंभ करते हैं। तो भारत में डच जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित करते हैं। और इसके बाद कोरोमंडल तट पर जो है पुलिकट और बंगाल में हुगली और जो है बालासोर में खास करके और पश्चिमी तट पर सूरत में ये व्यापारिक कोठियाँ अपनी बनाते हैं डच लोग। इस प्रकार से आप देखिएगा अहमदाबाद, आगरा, कासिम बाज़ार, चिंसुरा, पटना, इन सभी में इनकी कोठियाँ उपशाखाएँ बनने लगती हैं। कुल मिलाकर के आप देखिएगा 1641 ईस्वी में मलक्का, 1639 में जो है कोमाली, 1656 ईस्वी में कोलंबो से पुर्तगालियों को निकाल करके अपना अधिकार कर लेते हैं लोग। और कुल मिलाकर के पुर्तगालियों से रुष्ट हुआ करते थे। कालीकट का शासक जो था उसका नाम था जमोरियन, वह पुर्तगालियों से रुष्ट था, इसीलिए उसने डच्चों का सहयोग किया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1662 ईस्वी में जो एक प्रकार से खास करके आप देखिएगा डच्चों ने क्या कर दिया, क्विलोन और क्रेंगालोर पुर्तगालियों से छीन लेते। जगह है ये दोनों, क्रेंगालोर और क्विलोन, ठीक। और 1663 में कोचीन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा मालाबार तट से पुर्तगालियों को निकाल दिया, यहाँ से भगा दिया। अब यहाँ पर डचों का शासन हो जाता है। डच के बाद में आप देखिएगा खास करके कौन आते हैं, डच के बाद में डच लोग चूँकि क्या थे कि यूरोपीय युद्धों में व्यस्त रहा करते थे, जिनके कारण से जनधन की हानि हुआ करती थी इनकी, इसीलिए भारत में पर्याप्त धन नहीं दे पाए और अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को नहीं चला पाए। डचों की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी चूँकि, जिसके कारण से कर्मचारियों में स्फूर्ति और उत्साह भी नहीं था उतना ज़्यादा। इसके अलावा डच कंपनी के कर्मचारियों का वेतन भी बहुत कम हुआ करता था और वे व्यक्तिगत व्यापार में अधिक रुचि रखने लगते थे, तो कंपनी का फ़ायदा नहीं हुआ। डच लोगों की मुख्य रुचि मसालों के व्यापार में थी, वे पूर्वी द्वीप समूह में अपनी रुचि मतलब लेते थे। इस प्रकार से आप देखिएगा डचों ने अपनी सैनिक शक्ति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, युद्ध में उनकी स्थिति दुर्बल होती रही। और इस प्रकार से आप देखिएगा कुल मिलाकर के कि इसके बाद में होता है अंग्रेजों का आगमन भारत में। किसका? डचों के बाद में अंग्रेज लोग आते हैं और यहीं से आप देखिएगा अंग्रेजी सत्ता स्थापित होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता होगा, उसके मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा यहाँ पर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आवश्यक रूप से एलिजाबेथ युग की शिशु थी, ये जो है डार्डवेल महोदय ने कहा भी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 22 सितंबर 1599 ईस्वी को लंदन के व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ से पूर्व से व्यापार करने के लिए, मतलब पूर्व जो देश हैं पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान करने की प्रार्थना करी कि एक हमको चार्टर दे दीजिए, यानी कि एक अधिकार पत्र दे दीजिए। और उन्होंने कहा था कि वे वहीं व्यापार करेंगे जहां पुर्तगालियों के दुर्ग, भंडार, गृह आदि नहीं होंगे, यानी जहाँ पुर्तगाली लोग नहीं होंगे वहाँ पर हम व्यापार करेंगे, ऐसा उन्होंने एलिजाबेथ से कहा। 31 दिसंबर का दिन था 1600 ईस्वी में। इंग्लैंड के व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ से स्वीकृति और आज्ञा पत्र दोनों प्राप्त कर लिया। और मतलब एक ही बात है, चाहे स्वीकृति बोले चाहे आज्ञा पत्र बोले, उसको प्राप्त किया। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम उस दौरान द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ ये रखा गया था उसकी। और इसके बाद में कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दे दिया जाता है एलिजाबेथ के द्वारा। इस प्रकार कंपनी भारत और पूर्व के देशों में अपना चार्टर लेकर के आती है व्यापार करने के लिए। और ख़ास करके आप देखते हैं कि यहाँ पर आते आते होता क्या है कि धीरे धीरे करके अपनी पैठ जो है बनाने लगती है। 1608 ईस्वी में कंपनी की पहली लाभदायक यात्रा होती है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि अलग अलग तरीके से ही इनका संघर्ष भी रहा। पुर्तगालियों सबसे पहले अंग्रेज़ों ने संघर्ष किया, पुर्तगालियों के बाद में संघर्ष करने के साथ ही साथ आप देखिएगा जो है कंपनी के विस्तार में आप देखेंगे अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति भी ली। कोरोमंडल तट मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री है ये। 1631 में कंपनी ने 500 पैगोडा सालाना चुंगी देने के बदले गोलकुंडा राज्य के समस्त बंदरगाहों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उड़ीसा और हरिहरपुर तथा जो है बालासोर में कारखाने स्थापित किए। 1634 ईस्वी में अंग्रेजों को सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल गई। 1639 में कंपनी को चंद्रगिरी के राजा वर्तमान मद्रास का स्थान प्राप्त हो गया।
उन्होंने वहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके इन्होंने झांसा देना प्रारंभ किया। उसके बाद में पुर्तगालियों से संघर्ष खत्म होने के बाद में मुगलों से यूरोपियों का संघर्ष प्रारंभ होता है। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा, चूँकि ये लोग क्या करते थे, कंपनी की स्थिति इसलिए सुधार कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि 1707 में क्या हुआ कि जो मुस्लिम शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। कंपनी की स्थिति इसी समय सुदृढ़ हो जाती है। 1717 ईस्वी में कंपनी ने सम्राट फर्रुख शेर से गुजरात, हैदराबाद और बंगाल के सूबेदारों के नाम 3 फरमान प्राप्त किए, जिनमें उन्होंने तमाम सारे अधिकार प्रदान किए गए थे उनको। बंगाल के सूबेदार को आज्ञा दी गई थी कि 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेज कंपनी को कर मुक्त कर देंगे। इस प्रकार से कई सारी बातें कही गई थी कि विजयपट्टनम में कंपनी को भूमि संबंधी सुविधा दी जाएगी, और स्थानीय रक्षा के लिए कंपनी को सैनिक रखने की अनुमति दी जाएगी। हैदराबाद में कंपनी के कर मुक्त व्यापार के अधिकार की पुष्टि की जाएगी। मद्रास में लगे हुए गाँव से लौटा दिए जाएंगे। कलकत्ता के निकटवर्ती गाँव की जमींदारी खरीदने का अधिकार कंपनी को दे दिया जाएगा। कई प्रकार की चीज़ें कही गई। और एक व्यक्ति है ओरमे ने इसी जो है अधिकार को कंपनी का मैग्ना कार्टा का, कुल मिलाकर के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो होता है एक प्रकार से धीरे धीरे होकर के चलना प्रारंभ हो जाता है। और कई प्रकार से आप देखिएगा इसका त्रिकोणात्मक संघर्ष, एक तो मुगलों से यानी भारतीयों से, दूसरा पुर्तगालियों से, उसके बाद में फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उससे भी प्रारंभ होता है फ्रांसीसी से। तो कुल मिलाकर के उसके बाद में कौन आते हैं भाई, अंग्रेजों के बाद में आते हैं डेनिस। सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए, और चौथे पे डेनिस आए, और पांचवें पर फ्रांसीसी आए। देखिए ये सब यूरोपीय कंपनियां ही हैं। डेनिस लोग जो आए 1616 ईस्वी में, अंग्रेजों के पश्चात डेनिस जो हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं। 1620 ईस्वी में ट्रांक्यूबर यानी तंजौर जिला जो पड़ता है, तंजौर जिला, उसी में अपनी पहली फैक्ट्री डेनिस लोग स्थापित करते हैं। 1676 ईस्वी में सीरमपुर यानी बंगाल में दूसरी फैक्ट्री इन लोगों ने स्थापित करी। और धीरे धीरे डेनिस कंपनी भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी ओर फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य युद्ध भी चल रहे थे, और यहाँ विकास की अधिक संभावना नहीं लग रही थी डेनिस को। इसीलिए ये लोग 1845 में डेनिस कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति किसको बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी, और यहाँ से बेच करके वो लोग भाग गए। अब हुआ क्या, उसके बाद में कौन आते हैं, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की बात की जाए तो भारत में पुर्तगालियों के बाद डच, अंग्रेज और डेनिस आए। इनके बाद में आप देखिएगा सबसे अंत में आने वाले हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी लोग जो आए ये खास करके आप देखिएगा जलमार्ग की खोज के कुछ वर्ष बाद ही फ्रांसीसी जहाज भारत आने लगे थे। लेकिन आरंभ में फ्रांस के व्यापारियों ने भारत में नियमित व्यापार शुरू नहीं किया था, ठीक, और सामूहिक कंपनी कोई नहीं बनाई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग भी व्यापारिक कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हो जाती है, ठीक, काल्बर्ट की नीति के तहत। और इस प्रकार से लुई 14वें के तत्कालीन वित्त मंत्री थे काल्बर्ट, उन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। कंपनी जो है कहीं ना कहीं पे प्रिंसेस डेस इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है, इस कंपनी को नाम दिया गया। इस प्रकार से आप देखिएगा कि कई तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें होती गई। और जो इसका विस्तार हुआ, शुरुआत में जब कंपनी फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी तो पर्याप्त सफलता इसको प्राप्त हुई। चूँकि अंग्रेज लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, इसने भी अंग्रेजों की टक्कर दी। अब अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से युद्ध चल रहा था, और उधर भारत पर भी उसको करना था। कुल मिलाकर के देखिएगा त्रिकोणात्मक संघर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। और कंपनी का एक प्रकार से देखिए भारत में कंपनी की जो प्रगति होती है वो खास करके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की रूप में होती है। 1721 में कंपनी के कर्मचारियों ने मॉरीशस पर एक प्रकार से अंतिम रूप से अधिकार कर लिया, और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वहीं को उसने नाविक शक्ति का केंद्र बनाया। और अंग्रेजों से इनका ज़्यादा संघर्ष रहा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, ये चारों मतलब कि पांचों ये लोग क्या हुए, यूरोपीय मतलब कि 4 यूरोपीय कंपनियां, और पुर्तगाली लोग तो वैसे। तो ये लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य आई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी लालसा, इनकी लालच बढ़ती गई, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार की जो नीतियाँ थी, किसी भी प्रकार से अपने आप को, अपने व्यवसाय को मजबूत करना, यहाँ पर शासन करना, धीरे धीरे शासन करते करते राजनीतिक सत्ता को हथिया लेना। इस प्रकार से क्या हुआ कि इन यूरोपियों में भी आप देखिएगा अंग्रेजों की नीतियाँ और कार्यकुशलता वो ज़्यादा थी थोड़ा इन लोगों से, फ्रेंच से, डच से, और कुल मिलाकर के उसने अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे करके 1757 ईस्वी तक आते आते जो युद्ध होता है प्लासी का, उसके बाद से तो एकदम से पूरा तख्ता पलट ही हो जाता है। तो आगे हम समझते हैं और भी पॉइंट्स को। देखिए 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज
केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी छोर की इसने खोज करी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हमने सभी यूरोपीय कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको दे दी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण कौन रहेगी? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अलावा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका और जो है जो इंग्लैंड की कंपनी, इन दोनों से संघर्ष खूब होगा। और प्लस में जो राजा महाराजा यहाँ के होंगे उनसे, यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो इंग्लैंड के समय दो चुनौतियाँ थी, एक तो जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ से भगाना ताकि वो एक छत्र राज कर सके, दूसरा था कि यहाँ के राजाओं को मैनेज करना। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट आप समझिएगा, बड़े ध्यान से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए 20 मई 1498 ईस्वी को एक गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की मदद से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचता है? ये पहुंचता है वास्को डी गामा। किसकी मदद से? अहमद इब्न मजीद की मदद पर। ये पथ प्रदर्शक था, ये मतलब गुजरात का एक व्यक्ति था, ये रास्ता बताने वाला था। इसके अलावा कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जो थे उस समय जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार में लगभग 60 गुना से अधिक लाभ कमाया था। इसी कारण से जब इसने यहाँ से वो गया पुर्तगाल, मसालों को बेचा तो जैसे 60 गुना लाभ कमाया। यहाँ से 1000 रुपये का अगर कुछ खरीदा तो वहाँ पर 60,000 रुपये उसकी बिकी। तो 60 गुना जब लाभ कमाया इसने वास्को डी गामा ने, तो वहाँ के लोगों को मतलब पता चला कि भारत में जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पूर्वी देशों में, तो उन लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। इसके अलावा फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाएगा, तो अल्बुकर्क को ही माना जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ कि पुर्तगाली कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन और दूसरी कन्नूर में स्थापित करी थी। पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया था। कौन सी कंपनी थी इन लोगों की? पुर्तगालियों की इस्तादो द इंडिया। ठीक, इसके अलावा डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अगला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों ने एलिजाबेथ के से आज्ञा पत्र प्राप्त करके लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। मैंने आपको बता ही दिया पहले। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज जो हेक्टर नाम का जहाज था वो सूरत पहुंचा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था कि जो अंग्रेज लोग वो आए थे वो किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर नामक जहाज से आए थे और कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आए थे। इसके अलावा हॉकिंस ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आकर व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने जो है स्वाली यानी सौली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को शिकस्त दी थी। किसने? अंग्रेज अधिकारी ने। इसके अलावा अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला अस्थायी कारखाना भी स्थापित किया था। कहाँ पर? तो मसूलीपट्टनम में अपना पहला क्या किया था? अस्थायी कारखाना, यानी कि अब वहीं पर रह करके हमको सारी चीज़ें करनी है। 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसके अलावा डेनिश कंपनी ने 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर यानी कि तंजौर जिले में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। किसने? डेनिश कंपनी ने। बाद में ये लोग बेच करके, डेनिश कंपनी वाले अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच करके यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फ्रांस और अंग्रेजों के आगे मेरी तो चलेगी नहीं, इसीलिए यहाँ से निपट ही लो। इसके अलावा वित्त मंत्री जो है कॉलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी की स्थापना करी और फ्रांसीसी कंपनी ने सूरत में 1688 ईस्वी में फैक्ट्री की स्थापना करी। प्रथम फैक्ट्री कौन सी स्थापित हुई थी? प्रथम फैक्ट्री जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1688 ईस्वी में। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये देखिए, पहली फैक्ट्री डेनिशों की कब स्थापित हुई? 1620 में। फ्रांसीसियों की 1668 ईस्वी में। आप देखिएगा अंग्रेजों की जो पहली कंपनी है 1613 ईस्वी में। आप देखिएगा अस्थायी कंपनी जो है वो तो वैसे 1600 ईस्वी में ही 31 दिसंबर 1600 में वहाँ पर स्थापित हो जाती है, एलिजाबेथ के मतलब लंदन में ही। लेकिन आप देखिए आ करके कुल मिला करके 1611 से 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती है। ठीक, तो कुल मिला करके इस तरीके से यहाँ पर जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन था। ये यूरोपीय कंपनियां, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या कारण था। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो है व्यापार करना सबसे पहला उद्देश्य था, पहला कारण था कि व्यापार करने के उद्देश्य से लोग आ रहे थे। दूसरा उद्देश्य या कारण ये रहा होगा कि ये लोग मसालों के लिए भारत में निर्भर थे और चूंकि रास्ता बंद हो गया था समुद्री मार्ग से आने का प्रारंभ। ठीक, इसके अलावा जब देखा कि पुर्तगाली लोग या फिर और भी जितने भी लोग आ रहे हैं, डच लोग आ रहे हैं, ये लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं,
तो अंग्रेज़ों ने भी सोचा कि नहीं, हमको भी ऐसा करना चाहिए। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे कारण हमने बताया। चूँकि रास्ता बंद हो गया, इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार करना था लोगों को, तो इस कारण से देखिए तमाम प्रकार के कारण थे जिनके कारण से भारत पर या भारत में पूर्वी देशों में जो है विदेशी लोग आते गए यात्रा करने के लिए। चूँकि यहाँ पर कच्चे माल अधिक मात्रा में हो रहे थे और इन लोगों को उतना ज़्यादा एक प्रकार से, चूँकि वहाँ पर क्या था कि शुरुआत में ही औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उसी क्रांति की फलस्वरूप ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग अपनी कमाई के लिए ये लोग जो है अलग अलग देशों में जा करके वहाँ से कच्चे माल को उठा करके और वहीं पर उन्हीं के लोगों को पक्के माल बेच करके अच्छे दाम कमा लेते थे। तो इस प्रकार से बहुत प्रॉफिट था यहाँ पर और कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं था। भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव धीरे धीरे होने लगा था। तो ये कई कारण थे जिसके कारण से क्या हुआ, भारत में कंपनियां आती गईं और अपने यहाँ पर उन्होंने पीठ जमा ली। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जाहिर सी बात है आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। अब ऑब्जेक्टिव टाइप की जो चीज़ें हैं मैं उसको समझने का प्रयास करता हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेगा तो किस प्रकार से आपको लिखना, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कैसे प्रश्न आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है आपकी या लिखित परीक्षा हो रही है, दोनों के लिए इसीलिए मैंने पढ़ाया। चलिए पहला प्रश्न है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार मतलब कब अधिकार किया था। व्हेन डिड द तुर्क्स टेक ओवर जो है जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर कुस्तुनतुनिया, ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी में उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक, कुस्तुनतुनिया का। तो कुस्तुनतुनिया पर जो है अंग्रेजों मतलब तुर्कों ने कब अधिकार कर लिया था, कितने एडी में, कितने ईस्वी में। तो कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में मैंने बताया शुरुआत में अधिकार कर लिया था। किसने, तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी वीक है तो आप लोग अंग्रेजी खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अंग्रेजी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो बाकी मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, जो शब्द नहीं आएगा उसको मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम तो होती ही, चूँकि हम लोग इंग्लिश तो शुरुआत से पढ़े नहीं है, बाद में जा करके इंग्लिश थोड़ा सा जानकारी हुई कि इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट है। चलिए बाकी छोटा बड़ा ही हम लोग जो है तख्ती और चूही पर लिखा करते थे पहले, ठीक। अंग्रेजी तो बहुत बाद में हम लोगों को पढ़ने को मिली है, ABCD नहीं, हम लोग छोटा बड़ा से पढ़े हैं। अगला, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के पश्चात पूरब एवं पश्चिम में समुद्री व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया था। कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया अपना, कब अधिकार किया था, 1453 ईस्वी में। उसके बाद में क्या हुआ, उसके पूर्व पश्चिम और पूरब के समुद्री व्यापार पर किसका अधिकार हो गया था। हु हैड मोनोपोलाइज्ड द जो है मैरीटाइम ट्रेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट आफ्टर द तुर्क्स टूक पोजिशंस ऑफ कॉन्स्टेंटिनेपल, यानी कि वो कुस्तुनतुनिया है उस पर, ठीक। बताए पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था या फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था या डचों का या तुर्कों का, किसका अधिकार हो गया था भाई। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के होने के पश्चात पूरब एवं पश्चिम के समुद्री व्यापार पर जो अधिकार हो गया था, वो अधिकार हो गया था मेरे भाई, वो अधिकार हो गया था तुर्कों का। किसका तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसीलिए देखिए समुद्री मार्ग की खोज लोगों को करनी पड़ी। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका, तीसरा प्रश्न है, कोलंबस किस देश का निवासी था। व्हाट कंट्री वाज कोलंबस बिलोंग फ्रॉम, बताएं। स्पेन का था, पुर्तगाल का था, ब्रिटेन का था या फ्रांस का था, किस देश का था कोलंबस। कोलंबस ने खोज जो करी थी वो तो अमेरिका की खोज करी थी, लेकिन वो भारत की खोज करने निकला था, अमेरिका की खोज करी थी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोलंबस जो था वो किस देश का निवासी था। तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर कब पहुंचा था। व्हेन डिड वास्को डिगामा रीच द जो है कालीकट पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बताएं कब पहुंचा था। 1400, बिल्कुल सभी लोगों को पता होगा, 1498 ईस्वी। कब पहुंचा था, 1498 ईस्वी में पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, बिल्कुल पहुंचा था 1498। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया था। वास्को डिगामा वाज वेलकम्ड इन जो है कालीकट बाय विच इंडिया रूलर, बताएं। जामोरिन, जैकोबिन या अल्बुकर्क, बताएं। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बताया था कि वास्तविक पुर्तगाली का जो संस्थापक है वो अल्बुकर्क है। मैंने बताया था उस समय वहाँ पर जब भारत में ये वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो दक्षिण में एक राजा शासन कर रहे थे, उनका नाम था जामोरिन। जामोरिन ने स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। द फर्स्ट जो है
पोर्टुगेस गवर्नर यानी कि जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो ऑफ इंडिया वास, वो कौन थे? वास्को डिगामा थे या बार्थोलोम्यू डियाज थे या अल्बुकर्क थे या अल्मीडा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 7वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली पावर इन इंडिया वास। अंग्रेजी में लिखा, जो भी आप कुछ पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? बताने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको पहले ही बताया, अभी जब स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फिर से बताया था। तो कौन था वास्तविक का भाई? तो अल्बुकर्क ही था। कौन था? अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। निम्नलिखित में से पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया? बताएं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग जो है पोर्टुगेज गवर्नर हैड कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर? बताएं। किससे छीन लिया था पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था? किस पुर्तगाली गवर्नर ने? बताएं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क या नूनो डी कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। ओके, कौन सा? अल्बुकर्क। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विजिबल हो पा रहा होगा आपके समक्ष। बहुत ही धाकड़ धाकड़ प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? वेयर डिड द जो है पोर्टुगेज बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया? बताएं। कोचीन में, हारमुज में, गोवा में? तो पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग, दुर्ग माने होता है किला, तो प्रथम किला का निर्माण इन लोगों ने कोचीन में किया था। कहां पर? कोचीन में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन? बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा 10वें का? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। तो वह स्थापित किया गया था भाई कहाँ पर स्थापित किया गया था? मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है। कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति लेने के लिए किस मुगल बादशाह के दरबार में भेजा गया था? कैप्टन हॉकिंस वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पेरियर टू गेट परमिशन टू ट्रेड? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका होगा जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? हु वाज द इंपेरियर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन? बताएं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बहादुर शाह प्रथम? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वो कौन था? यानी 1600 में स्थापित हुई थी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में। तो उस समय हुमायूं था, अकबर था या जहांगीर था या बहादुर शाह प्रथम था? तो उस समय की अगर मैं खास करके बात करूं तो उस समय अकबर जो था यहाँ पर शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? अकबर। तो वहां पर नाम भी अकबर का लिखा हुआ था, जो पत्र था कि अकबर वहां पर शासन कर रहा है, वहां पर जाइए। लेकिन अकबर का जो लड़का था जहांगीर, जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो जहांगीर का शासन हो गया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सूरत में सबसे पहले किसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी? हु फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज फैक्ट्री इन सूरत? बताएं। पुर्तगालियों ने, डचों ने, डेनिस ने, अंग्रेजों ने? सूरत में सबसे पहले किसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, या सूरत में सबसे पहले किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी? तो व्यक्ति है कौन भाई? वो अंग्रेज लोग थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिएगा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली सौली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया? बताएं। विच ब्रिटिश ऑफिसर जो है डिफीटेड द पोर्टुगेज इन प्लेस ऑफ स्वाली? बताएं। स्वाली या सौली के स्थान पर पुर्तगालियों को किसने हराया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने? तो उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम था भाई, उसका क्या नाम था? उसका नाम था थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा,
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था भाई? तो किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1616 ईस्वी में। कब किया गया था? 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बताएं। तो उसके जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके संस्थापक की अगर मैं बात करूँ तो उसके संस्थापक थे कॉलबर्ट। उनका क्या नाम था? कॉलबर्ट। तो इस प्रकार से आपने चैप्टर 1 को समझा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दी। इतना अगर आप जान लीजिएगा तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आसानी से आप समझ पाएंगे। अब अगला चैप्टर जो होगा ठीक इसी प्रकार से हम समझने का प्रयास करेंगे। जो है कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा, ये चैप्टर 2 होगा। जो कि कर्नाटक में क्या होता है, अंग्रेजों की और जो फ्रांसीसी हैं इन दोनों का संघर्ष चलता है खूब धड़ल्ले के साथ। इसी श्रृंखला में आप देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कई सारे कारण होते हैं, उन कारणों को समझेंगे। और खास करके जो युद्ध हुए हैं आंग्ल जो है फ्रांसी युद्ध हुए हैं उनके मध्य में कई सारे जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो इन सभी के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको पता ही होगा 1746 से 1748 तक हुआ था। द्वितीय जो हुआ था 1749 1754 तक हुआ था। इन सभी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के चैप्टर 2 में हम ये चर्चा करेंगे। उसके अंदर फिर उससे बनने वाले और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता 1756 से 1763 में हुआ था। तो इन सभी के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में हम चीज़ों को और जानने का प्रयास करेंगे। फिर और तमाम सारे कारणों को भी जान लेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपका और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 समाप्त होगा आपका। तो इसी प्रकार से फिर चैप्टर 3 पर चर्चा करेंगे हम। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की है तो उसका उदय कैसे होता है, प्लासी और बक्सर का युद्ध, यहीं से हम पढ़ेंगे। और उसके बाद से आप देखिएगा सारी चीज़ें जो होंगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही धीरे धीरे होने लगेंगी, तो उसको चर्चा करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि सबसे बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और सबसे बाद में गए भी थे एक लोग। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि आपका ये समाप्त होता है अब ये चैप्टर। उसके बाद में आपको बता दूं कि BA थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर 2 बोर्ड पर मैंने पढ़ा दिया। इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का आप देख लीजिएगा। वैल्यूएबल के आर्थिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा।